हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। आज का हमारी जो क्लास है वो एटॉमिक साइज के बाद पीरियोडिक टेबल में कंटिन्यूएशन में आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एक्सप्लेनेशन। इसमें सबसे पहले दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इन दोनों का डिफरेंस आपको जानना जरूरी है। उसके बाद हम इंडिविजुअल फैक्टर और एक्सेप्शंस का डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसको ध्यान से देखिए उससे पहले कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है और दोनों कहां एप्लीकेबल होगी। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें सीखनी है वो है डेफिनेशन कैसे बनेगी। तो डेफिनेशन के लिए आप कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करिए और उसकी आउटर मोस्ट सेल को ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आउटर मोस्ट सेल हो गई। तो जब डेफिनेशन आप बढ़ाएंगे तो इसमें कहेंगे एनर्जी, इट्स ए वन काइंड ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिलीज अ इलेक्ट्रॉन। आपको किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना है, लेकिन ये एटम कैसा होना चाहिए? तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कि गैस स्टेट में भी अलग अलग हो जाने चाहिए एटम, तब जाके ये एनर्जी एप्लीकेबल होगी। जैसे कोई भी चीज को इतना हीट करो कि उसके सारे बॉन्ड्स टूट जाए और सारे एटम इंडिविजुअल हो जाए, तो उस स्टेज को बोलते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम। जैसे हाइड्रोजन भी है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन अलग हो जाए तो ये आइसोलेटेड गैसियस एटम हुआ। तो ये चीज जरूरी होती है डेफिनेशन के लिए। तो अपन क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इट्स ए वन काइंड ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड। इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए, रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड एनर्जी हमेशा प्लस में होगी। तो रिक्वायर्ड टू रिलीज अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ isolated gaseous atom is known as ionization enthalpy। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा रिलीज की स्टडी होती है। तो इसका मीनिंग ये निकला स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास जैसे सोडियम है और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल का, तो इस पे जैसे ही अपन आयोनाइजेशन एंथैल्पी अप्लाई करेंगे तो इसकी आउटर मोस्ट सेल का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो इसमें से एस्केप हो जाएगा। तो ये आपकी स्टेज आ गई कैटाइन फॉर्मेशन। तो अपन कह सकते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा कैटाइन फॉर्मेशन में यूज होती है, और ऐसा करेक्टर आपको मेटेलिक में देखने को मिलेगा। यानी कि metals are having tendency to lose the electron, और उसके लिए मेटल जिस एनर्जी की हेल्प लेती है उसको अपन बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसी को अपन कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी स्टूडेंट्स इसी तरह से सबसे पहले अपन एक एटॉमिक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के अंदर ये आउट, जैसे सपोज आपके पास क्लोरीन है, ओके, तो क्लोरीन जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर 17 इसका एटॉमिक नंबर है और आउटर मोस्ट अपन ने ये शो कर दी। अब यहाँ पे इसका सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 287। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट में पहले से ही सपोज 7 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में प्रेजेंट है, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लेकिन इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। और गेन करने के लिए जो फोर्स लगाया जाएगा वो सिर्फ न्यूक्लियस लगाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन सिर्फ न्यूक्लियस ही कर सकता है। इसीलिए इस नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्शन फोर्स जो डेवलप करेगा वो आपका न्यूक्लियस करेगा। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट? न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा एडिशन के लिए आउटर मोस्ट सेल के अंदर, ताकि 7 की जगह पे 8 इलेक्ट्रॉन हो सके। लेकिन इस दौरान क्या होगा स्टूडेंट्स कि पहले से जो इलेक्ट्रॉन आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज। और जो कमिंग इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स उसका चार्ज भी कैसा है? नेगेटिव चार्ज। तो जैसे जैसे प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने से एनर्जी क्रिएट होगी, तो वो रिलीज्ड एनर्जी कहलाएगी। कैसी कहलाएगी? रिलीज्ड एनर्जी। तो फर्स्ट टाइम हमेशा रिलीज्ड एनर्जी होगी। तो अब डेफिनेशन देंगे तो इसमें भी आउटर मोस्ट सेल, और दूसरा इसके लिए भी ये वर्ड यूज करना है आइसोलेटेड।
आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कि इसके अंदर भी सेपरेट सेपरेट एटम्स होने चाहिए। जैसे Cl2 है तो Cl2 के दोनों बॉन्ड टूट जाए कोवेलेंट और दोनों एटम्स अलग अलग हो जाए तो इसको अपन बोलते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन कैसे बनाएंगे तो देखिए ध्यान से, आप खुद वीडियो पॉज करके डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो देखो इसको ऐसे कहना है, बाय एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, बाय एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, द रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जितनी एनर्जी उसमें से रिलीज होगी आइसोलेटेड गैसियस एटम की में, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आप ध्यान से देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो हमेशा कौन सा चार्ज डेवलप होता है, नेगेटिव चार्ज। और आपको याद होगा स्टूडेंट्स, अब इसमें जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज कराएंगे तो ये एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर देगा और ये नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ऐसा कैरेक्टर किसमें होता है, नॉन मेटल्स जितनी भी होती स्टूडेंट्स उसमें ही, क्योंकि नॉन मेटल्स आर हैविंग टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ स्मॉल एटॉमिक साइज। तो इन दोनों में डिफरेंस देख लिया आपने, ध्यान से देखिए, दोनों ही सब में, दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों ही टाइप ऑफ एनर्जी है पहली चीज, और दोनों ही आइसोलेटेड गैसियस एटम पे अप्लाई होगी। अब डिफरेंस है कि ये लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए होती है और ये रिक्वायर्ड होती है। इसमें क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए है और ये रिलीज्ड होती है फर्स्ट आयन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये आपके पास में मेन डिफरेंस जो है दोनों के अंदर, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये मेटेलिक कैरेक्टर में यूज होती है और ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स के अंदर यूज होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कैटेगरी इसकी टाइप, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो डिपेंड करता है कि आप कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3 एंड ऑनवर्ड्स होगा। और चूंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स रिलीज इलेक्ट्रॉन्स है ना, जैसे सपोज आपके पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम आपका सबसे पहले क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा तो Al+3 की आता है, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Al2+ तक आएगा, और थर्ड इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो तब जाके इसका ऑक्टेट पूरा होगा। क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है स्टूडेंट्स, तो 283 है, तो ये टोटल 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज एक बार में एक ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, तो यहां पे जो ये अप्लाई करेगा उसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन इसके साथ साथ में स्टूडेंट जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो हमने कहा था जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा आपकी एटॉमिक साइज जो होगी एटम्स की वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे स्टूडेंट्स वो टाइटली क्लोज हो जाएंगे, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो जाएगा, यानी कि एनर्जी लेवल, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। इसीलिए इसमें आपकी थर्ड आयोनाइजेशन ज्यादा होती है सेकंड से, और सेकंड जो होगी सबसे कम आपकी आयन फर्स्ट, तो फर्स्ट सबसे कम, सेकंड उससे ज्यादा, थर्ड उससे ज्यादा, तो हमेशा जो रिलेशन आएगा वो इंक्रीज होता जाएगा, और जितनी आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इवॉल्व कर एस्केप करवाने हैं उतना ही लेवल ऑफ आयोनाइजेशन रिक्वायर्ड जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए हमेशा हायर साइड जो होती है वो ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड होती है। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर आते हैं तो इसमें भी इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का जो गेनिंग है वो इलेक्ट्रॉन जैसे फर्स्ट हो जाएगा आपका EgE1, ओके, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EgE2, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और थर्ड हो जाएगी आपकी EgE3 एंड ऑनवर्ड्स। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, अलग जैसे मान लो सपोज किसी को एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो Cl से Cl-, जैसे आपके पास में ऑक्सीजन है,
तो ऑक्सीजन को पहले एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है और उसके बाद में आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन भी उसको गेन कर, ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो। और इसी तरह से इजी थर्ड में जैसे नाइट्रोजन है स्टूडेंट्स, तो नाइट्रोजन को पहले एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन भी गेन करना है और फिर आपका थर्ड इलेक्ट्रॉन, तब जाकर के इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो इस तरह से हर एक का लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलग। अब इसमें होगा क्या कि जिसको अगर एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो जस्ट इलेक्ट्रॉन को एनर्जी को रिलीज करेगा और उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा देगा। इसीलिए जो फर्स्ट आयन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो तो हमेशा स्टूडेंट्स नेगेटिव रहेगी। ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो आपकी नेगेटिव रहती है क्योंकि यहाँ पे रिलीज्ड अमाउंट है। लेकिन फिर वही कि आपने इससे पहले वीडियो देखा होगा एटॉमिक साइज, जिसमें ईएनसी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका इलेक्ट्रॉन डोमिनेंट होता जाएगा। तो ऑक्सीजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो नेगेटिव रहेगी, लेकिन उसके बाद जैसे ही आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा और फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करवाने के लिए उसके ऊपर एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है, यानी कि फोर्सफुली नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को लेना होगा। इसका मतलब हर एटम के अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो आपका रिलीज्ड अमाउंट के साथ में ऐड हो जाएगा, इसीलिए किसी एटम की आपकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव रहेगी। तो कंपटीशन में जब क्वेश्चन आता है तो आपको स्टेटमेंट पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि ये हर टाइम नेगेटिव नहीं होती। एनाइजेशन में तो सीधा सा सब जगह ये बस खाली अमाउंट चेंज होता है, ये रिक्वायर्ड ही रहती, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है स्टूडेंट। यहाँ सिर्फ सबकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो तो रिलीज्ड अमाउंट है, लेकिन जैसे ही ट्रू और फॉल्स में स्टेटमेंट आता है तो सेकेंड एंड ऑनवर्ड जितनी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ये यहाँ पे क्योंकि साइज बढ़ जाता है, इसीलिए अब एटम को बाई फोर्सफुली एनर्जी अप्लाई करके नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा। इसके लिए सेकंड जो आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव रहेगी, यानी कि सेकंड एंड ऑनवर्ड्स जितनी भी होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये आपकी कैसी रहेगी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव जाएगी। तो स्टेटमेंट में ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ओनली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन negative, rest all will be positive because the due to negative charge the atomic size increases, so next electron will be added forcefully, so energy is required। तो ये मेजर डिफरेंस था स्टूडेंट्स। अब हम इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे इन दोनों का, तो ये डिफरेंस में ध्यान रखिए, दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो जानना बहुत जरूरी है। यस स्टूडेंट्स, अब अपन इंडिविजुअली डिफरेंस के बाद अब अपन इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियड एंड ग्रुप। तो सबसे पहले इन जनरल अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो जैसे डेफिनेशन आपने देखी ली कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ए वन काइंड ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिलीज अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये हमने कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना अपना स्टूडेंट्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टाइटली क्लोज रहेगा न्यूक्लियस के साथ में उतनी ही एनर्जी ज्यादा चाहिएगी, यानी कि छोटी साइज में इलेक्ट्रॉन टाइटली क्लोज रहता है तो यहाँ पे आपकी रिक्वायर्ड एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। जितना एटॉमिक साइज लार्जर होगा उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा न्यूक्लियस से लूज रहेगा, तो इजी टू रिलीज होगा, यानी कि रिक्वायर्ड अमाउंट कम चाहिएगा। तो अब अपन इस ट्रेंड को पीरियड और ग्रुप्स के अंदर देख लेते। तो पीरियड्स में अगर ट्रेंड्स देखें, पीरियड नंबर 2 जैसे लिया, पीरियड नंबर 2 क्या होता है, तो इसमें क्या होगा, लाली बिटिया बड़ी सयानी नटखटे और फनी। ठीक है, नोबल गैस तो फैक्टर में आएगी, तो अपन फ्लोरीन तक इसको देखेंगे। तो फ्लोरीन साइज का आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था स्टूडेंट्स, और नहीं तो पॉज करके वापस देख लीजिए उसको। तो हमने ये कहा था कि एज वी प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, तो स्लोली आपका एटॉमिक साइज जो होगा वो स्मॉल होता जाएगा। तो सीधा स्टेटमेंट देना है अब आपको कि एज वी इन पीरियड एज वी प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट the atomic size decreases, so ionization enthalpy increases। इसका मतलब क्या फॉर्मूला बन गया अपना कि एटॉमिक साइज इज रेसिप्रोकल ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि जितनी साइज बड़ी होगी उतना ही आपका रिक्वायर्ड अमाउंट कम चाहिएगा, जितनी साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन टाइटली क्लोज रहेगा, उसको आउट करने के लिए आउटर मोस्ट सेल से उतना ही रिक्वायर्ड अमाउंट आपका ज्यादा चाहिएगा।
ये तो था स्टूडेंट्स पीरियड्स के अंदर आपका ट्रेंड कैसा चलेगा। अब अपन ग्रुप का भी डिस्कस कर लेते। तो ग्रुप में आपका ट्रेंड कैसा चलेगा, जैसे ग्रुप नंबर 1, तो ग्रुप नंबर 1 में क्या आएगा, हलीना की रबड़ी, है ना, हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, ये मान लीजिए आपने ग्रुप ले लिया। तो ग्रुप में कैसे देखते हैं, टॉप टू डाउन। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा इस साइड में अपन पीरियड नंबर लिखते हैं, पीरियड 1, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि जितना आपका पीरियड नंबर होगा उस रेस्पेक्टिव पीरियड्स में उतनी ही नंबर ऑफ सेल, जैसे सोडियम 3 है तो 3 हो जाएगा, पोटेशियम 4th नंबर पीरियड 4 सेल, ऐसे करते करते आपकी नंबर ऑफ सेल जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि इसको मैं अगर सिर्फ आउटर मोस्ट को सेल को लिखूं तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप टॉप टू डाउन जाएंगे स्टूडेंट्स, तो आउटर मोस्ट सेल की न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी। तो 6 7 सेल हो गए तो ऑब्वियसली इसके अंदर न्यूक्लियस से आपकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन पहले से ही लूज है तो यहां से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट बहुत ही कम चाहिएगा, यानी कि लेवल ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल कम। जबकि टॉप की साइड में स्मॉल एटॉमिक साइजेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन टाइटली क्लोज्ड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, आउट करने के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी का अमाउंट भी ज्यादा चाहिए। यानी कि यहां पे भी वही रिलेशन आ गया कि एटॉमिक साइज इज रेसिप्रोकल ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, चाहे पीरियड हो और चाहे आपके पास में ग्रुप हो, चाहे पीरियड्स हो, दोनों में कंसेप्ट जो लगेगा वो एक जैसा ही लगेगा। यस स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इससे पहले जो अपन देखा था वो इन जनरल कंसेप्ट था पीरियड और ग्रुप के अंदर। अब उसमें कौन कौन से फैक्टर जो है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को चेंज कर सकते हैं, तो उसमें सबसे और इंपॉर्टेंट फैक्टर स्टूडेंट्स वो है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, एक तो पेनिट्रेशन इफेक्ट जो होता है वो प्रॉब्लम करेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर। एग्जांपल अगर अपन देखें स्टूडेंट्स, तो पहले तो पेनिट्रेशन इफेक्ट को पीई से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्या होता है, तो जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास में सेल होती है उसी तरह से न्यूक्लियस के पास में सब सेल जो होती है एस पी डी एफ जी इस तरह से चलेगा। तो सब सेल भी न्यूक्लियस के साइड में ऐसे रहती है। तो आप देखिए अगर किसी इलेक्ट्रॉन को अपन को निकालना है और वो इलेक्ट्रॉन अलग अलग सब सेल का है, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन एस सब सेल का है, पी सब सेल का है, डी सब सेल का है या एफ सब सेल का है, तो आपको जब एनर्जी अप्लाई करनी है तो एक तो इलेक्ट्रॉन आपको एस सब सेल से निकालना हो, एक आपको इलेक्ट्रॉन पी सब सेल से निकालना हो, और एक आपको इलेक्ट्रॉन डी सब सेल से निकालना हो। ठीक है, तो जितना न्यूक्लियस के पास में कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा तो लेवल ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिएगी। तो इसीलिए हमेशा पेनिट्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी डिफरेंट सब सेल्स, तो वहां पेनिट्रेशन इफेक्ट यानी कि आप कितना न्यूक्लियस के पास में जाकर के इलेक्ट्रॉन को वहां से एस्केप करवाते हो, तो दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो पेनिट्रेशन में सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन एस के लिए चाहिएगा, फिर पी के लिए, फिर डी के लिए, यानी कि एस की तरफ अगर पेनिट्रेशन लेवल जो है वो हमेशा इंक्रीज होगा, क्योंकि इस साइड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका ज्यादा है, तो रिक्वायर्ड अमाउंट भी आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आप कहेंगे कि इसको अप्लाई कहां करेंगे, तो स्टूडेंट्स आप एक जगह ध्यान से देखिए, एक एक्सेप्शन है इसका, वो है आपका पीरियड नंबर 2 के अंदर क्या होता है, पीरियड नंबर लाली बिटिया बड़ी सयानी नटखटे और फनी। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, बेरिलियम और बोरॉन पे ध्यान दीजिए, ये एक्सेप्शन केस है। तो वैसे तो साइज के हिसाब से तो आपका अगर आंसर आता है स्टूडेंट्स, तो आप क्या सोचते हैं कि बोरॉन की साइज स्मॉल है, इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो बोरॉन की ज्यादा होगी, लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है स्टूडेंट्स। एग्जाम में आप ये आंसर नहीं कर सकते, तो इसमें फैक्टर अप्लाई हो गया। फैक्टर क्या है वो ध्यान से देखिए। तो फैक्टर में स्टूडेंट अगर बेरिलियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए, बेरिलियम और बोरॉन का, बेरिलियम 4, बोरॉन कितना हो गया आपका 5, तो बोरॉन का इसका बेरिलियम का कैसे लिखेंगे 1s2 2s2, इसका क्या आएगा 1s2 2s2 2p1। अब इन दोनों का स्टूडेंट्स आप लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए कहां पे है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स बेरिलियम का आपको 2s ऑर्बिटल्स में है, यानी कि s सब सेल यूज हो रही है,
और इसका इलेक्ट्रॉन आप देखिए 2p ऑर्बिटल में, यानी कि p सब सेल यूज हो रही है। तो इसमें s सब सेल यूज हो रही है, इसमें अब आप कंपेयर करो, ऊपर देखो, एक तो इलेक्ट्रॉन आपको s सब सेल से निकालना है और एक इलेक्ट्रॉन आपको p सब सेल से आउट करना है। तो देखिए s सब सेल न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में है, तो वहां पावर ऑफ पेनिट्रेशन ज्यादा चाहिए, तो रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा चाहिएगी, यानी कि अब साइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट पेनिट्रेशन पावर हो गई है। तो पेनिट्रेशन पावर s के लिए ज्यादा चाहिए क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास में होने से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। इसीलिए एग्जाम में ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये अब हमेशा के लिए एक्सेप्शन बन जाएगा, बेरिलियम इज हैविंग मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरॉन। तो एग्जाम में जब अपन लिखेंगे सीक्वेंस, तो इसमें ये आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो। ऐसा कैसा, अब अपन दूसरा इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पीरियड 3 में भी एज सच ये एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो पीरियड 3 के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, बोलिए, नानू मांगे आलसी पापा से कलर आर्ट। ठीक है, तो इसमें भी वही प्रॉब्लम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के अंदर भी सेम प्रॉब्लम आएगी स्टूडेंट। मैग्नीशियम का जब आप लिखेंगे, लिख के देखेंगे तो लास्ट ऑर्बिटल इसका 3s2, और एल्यूमिनियम का लिख के देखेंगे लास्ट आएगा आपका 3p1। ठीक है, 3p1 आ गया, पीरियड 3 आ गया, तो चीज सेम ही है लेकिन उसमें पीरियड चेंज हो गया बस खाली। तो ये वाले, इसमें भी देखो, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन कहां से निकलना है, s से, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन कहां से निकलना है, p से, तो फिर से पेनिट्रेशन फैक्टर लग गया इस पीरियड में भी। तो यहाँ पे आंसर फिर से ये होगा स्टूडेंट, करेक्ट आंसर, यानी कि आप साइज के बेसिस पे आंसर नहीं दे सकते, फैक्टर डोमिनेंट होता है, फैक्टर फाइनल आंसर होता है, इसीलिए फैक्टर के बेसिस पे ही आपको अपना आंसर देना है। तो ये आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ सब सेल पेनिट्रेशन। यस स्टूडेंट्स, अब अपन डिस्कस करते हैं फैक्टर नंबर 2, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी। और क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं, तो फैक्टर 2 से एक्सप्लेन होगा। हाफ फिल्ड एज पर हुंड्स रूल, रिकॉल करिए स्टूडेंट्स, आपने हुंड्स रूल के बारे में पढ़ा हो। तो हुंड्स रूल में दो होते हैं, एक तो हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल एंड एक होता है हुंड्स स्टेबिलिटी रूल। तो हुंड्स स्टेबिलिटी में क्या होता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल, जो पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो है डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मींस किसी एनर्जी का लेवल सभी ऑर्बिटल का सेम हो तो उनको अपन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ऐसा कहां मिलेगा आपको, P, D, F, G इनमें, यानी कि S से ऑनवर्ड्स जो होंगे उन सब में ये मिलेगा, क्योंकि मोर देन वन ऑर्बिटल चाहिए होता है। तो हुंस ने कहा जैसे P, तो P की कैपेसिटी कितनी होती है, 6 इलेक्ट्रॉन, D की कैपेसिटी कितनी होती है, 10, और F की कैपेसिटी सब सेल की कितनी होगी, 14। तो ये अपनी कैपेसिटी के इक्विवेलेंट हो गए, तो इनको बोलते हैं फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, जो सब सेल के ऑर्बिटल्स होंगे, और हाफ फिल होंगे तो P3, D कितना हो जाएगा 5, और F के ये कहलाएंगे आपके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ रेस्पेक्टिव सब सेल। इसके अलावा जैसे P में देखें अपन, तो P में कहां से स्टार्ट होता है फिल होना, P1, P2, P3 तो इसमें आ गया, तो P4, P5 और 6 वापस इधर आ गया। तो इसमें स्टूडेंट्स ये वाले जो ऑर्बिटल, जैसे P का अपन सीक्वेंस देखें तो P में इस साइड में जैसे जैसे प्रोसीड होंगे तो ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। ये वाले ऑर्बिटल्स जो कहलाते हैं इनको बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स ऑफ रेस्पेक्टिव सबसेल। ये कहलाएंगे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ रेस्पेक्टिव सबसेल। ये कहलाएंगे फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, फुलफिल्ड। तो एज पर हुंस रूल, जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स मींस वहां पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कंप्लीट हुई तो लेवल ऑफ एनर्जी अच्छा हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे फुलफिल्ड हो गया। लेवल एनर्जी कम था तो वहां पे इलेक्ट्रॉन पहले फिल हो गए, इसीलिए वो फुलफिल्ड को शो करेगा। और वहां स्टेबिलिटी, तो फुलफिल्ड में से इलेक्ट्रॉन में से एनर्जी में से निकालना जो होगा, एनर्जी अप्लाइड एनर्जी ज्यादा होगी, तो वहां पे एनर्जी ज्यादा चाहिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो P6 से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है, फिर P3 से लेवल ऑफ एनर्जी कंपेरेटिव थोड़ा कम है लेकिन फिर भी चाहिए, इनकम्प्लीट में कंपेरेटिवली इजी टू ब्रेक। तो इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी का अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे अपन सीक्वेंस देखेंगे तो ये आपका इस तरह से रहेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फुलफिल्ड ऑर्बिटल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड
आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ इनकम्प्लीट ऑर्बिटल, यानी कि सबसे ज्यादा आपको कहां चाहिएगी, फुल फील्ड में, उससे कम कहां चाहिएगी, हाफ फील्ड में, और उससे कम आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप कहेंगे सर इसको अप्लाई कहां करेंगे, तो स्टूडेंट्स पीरियड 2 का एग्जांपल वापस लीजिए, आपको और क्या चेंजेस करने हैं पेनिट्रेशन के अलावा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जिंगल बोलिए वापस से, लाली बिटिया बड़ी सयानी नटखट और फनी, ये देखा था आपने। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे आपने पहले ही लगा दिया था पेनिट्रेशन इफेक्ट, तो इस पे पेनिट्रेशन इफेक्ट फैक्टर लगा था, तो ये चेंज करना नहीं भूलना है अपन को। अब दूसरा फैक्टर जो हमारे सामने है वो एक तो यहां पे अप्लाई होगा और एक यहां पे अप्लाई होगा। देखिए कैसे, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है स्टूडेंट्स, तो इसका लास्ट ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो 2p3 आ जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो ये आ जाएगा आपका 2p4। अब आप कंपेयर करिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर देखो 2p4 कहां आ रहा है, तो ये रहा आपका 2p4, 2p3 कहां आ रहा, ये रहा। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के पास में हाफ फील्ड फैसिलिटी है, जबकि ऑक्सीजन का जो ऑर्बिटल्स है वो इनकम्प्लीट में आता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी देखिए, अब साइज के बेसिस पे अगर आप करते तो आंसर किसका फेवर में जाता, ऑक्सीजन के, लेकिन बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। आंसर राइट क्या होगा कि आपका नाइट्रोजन के फेवर में जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ ओम्स हाफ फील्ड स्टेबिलिटी रूल। तो P3 is more stable than P4. So रिमूवल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो, तो ये चेंज करना नहीं भूलना है अपन को। नाइट्रोजन इज हैविंग मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, नॉबल गैसेस वैसे 2p6 यानी कि एटॉमिक नंबर 10 है, तो आपका 2p6, तो ये फुल फील्ड में आ जाएगा। तो ये अपने पूरे पीरियड्स के अंदर नोबल गैस जो होगी स्टूडेंट्स वो फुलफिल्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी को फॉलो करता है, इसीलिए इसके पास में रिक्वायर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। अब अगर स्टूडेंट्स अपन इस पे क्वेश्चन क्रिएट करें और क्वेश्चन क्रिएट करके ये कहते हैं कि पीरियड 2 का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, तो यहां साइड में देखिए मैं लिख रहा हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अपन को इस तरह से लिखना है कि स्मॉल से लार्जर की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले उसको लिखिए जिसका आयोनाइजेशन सबसे लेस हो, और सबसे बाद में उसको लिखिए जिसका आयोनाइजेशन हायर हो। तो अब आप इस क्वेश्चन को करके देखिए, तो सबसे कम किसका आएगा आपका, तो साइज के बेसिस पे देख, जहां फैक्टर नहीं है वहां पे स्टूडेंट्स आपको साइज अप्लाई करना है, और जहां पे आपका फैक्टर है वहां पे फैक्टर के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो ये तो फैक्टर, तो ये आपका स्मॉलेस्ट साइज यहाँ पे हो गया। तो सबसे कम किसका होगा, पहले तो साइज के बेसिस पे चल लीजिए, तो लिथियम हो गया। अब एक्सेप्शन इन दोनों में, साइज के बेसिस पे तो ये था, लेकिन अभी एक्सेप्शन है इसीलिए चेंज हो जाएगा, तो बेरिलियम आगे चला जाएगा रिक्वायर्ड्स में। फिर आ जाइए कार्बन में कोई एक्सेप्शन नहीं है, सीधा सीधा लिख दीजिए। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन में चेंज करना पड़ेगा अपन को, पहले ना ऑक्सीजन आ जाएगी फिर नाइट्रोजन, उसके बाद फ्लोरीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद नियोन तो वैसे ही सबसे आगे ही है, और एक्सेप्शन है भी तो वो सबसे फ्रंट पे रहेगा। तो यहां से यहां तक देखिए आपका लेवल ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ये चीज स्टूडेंट्स अपन उस पीरियड 3 में भी कर सकते हैं। पीरियड 3 को आप खुद करके देखिए, उसके अंदर वही सेम चीज है, जैसे आप क्या लिखते हो पीरियड 3 का, तो इसमें जो चेंज इसमें आया वो चेंज उसमें भी आ जाएगा। तो क्या लिखते हैं अपन, नानू मांगे आलसी पापा से कलर और आर्ट। तो देखिए, तो यहां पे वही पेनिट्रेशन इफेक्ट एक्सेप्शन, फॉस्फोरस सल्फर के अंदर आपका हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, और आर्गन के अंदर आपका आ जाएगा फुल फील्ड स्टेबिलिटी। तो आप इसका प्रैक्टिस करिएगा पीरियड 3 का, इसी तरह जैसे मैंने बनाया, बस जहां जहां मैंने चेंज किए वो चेंज कर दीजिए, तो ये आपका एक परफेक्ट आंसर हो जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यस स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट ट्रेंड्स की बात करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे आपने डेफिनेशन देखी होगी स्टार्टिंग के लेक्चर के अंदर, डेफिनेशन इसकी क्या थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में जो आउटर मोस्ट सेल है वहां पे हमको एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है, और उस दौरान जो पहले से इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे उनके चार्ज के बीच में रिपल्सन की वजह से आपकी एनर्जी रिलीज होगी। तो अपन ने क्या कहा था, द एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल
of isolated gaseous atom, the released amount of energy is known as electron gain enthalpy. स्टूडेंट्स इसका एक नाम और होता है जिस गाइड में आपको मिलेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। एफिनिटी इसीलिए क्योंकि इसके अंदर देखिए न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको अट्रैक्ट तो न्यूक्लियस कर रहा है, अट्रैक्ट कौन कर रहा है, न्यूक्लियस, तो ये अफेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस हैव अफेक्शन विद इलेक्ट्रॉन, इसीलिए यहां से एक वर्ड आ गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और अपन जब भी इन जनरल पीरियड और ग्रुप में देखते हैं तो एफिनिटी के बेस पे देखते हैं कि जहां पे साइज छोटी होती है वहां अफेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फास्टर रहता है, इसीलिए वहां पे स्मॉल साइज पे आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EA लार्जर रहती है, और जहां पे लार्ज साइज होंगे वहां पे आपकी स्मॉलर। तो अब अपन इसको अप्लाई करके देखते हैं स्टूडेंट्स ट्रेंड्स पीरियड्स के अंदर। जैसे पीरियड नंबर 3, तो पीरियड नंबर 3 याद करिए क्या था, नानू मांगे आलसी पापा से कलर आर्ट, नोबल गैस फैक्टर में आ जाएगी बात में। इन जनरल अगर अपन देखें स्टूडेंट्स लेफ्ट टू राइट, तो अपना एटॉमिक साइज जो होगा वो इस तरह से चेंजेस होता जाएगा, यानी कि स्लोली आपका बिल्कुल स्मॉल हो जाएगा। तो यहां से यहां जाएंगे स्टूडेंट्स, तो एक तो इसको इलेक्ट्रॉन का अफेक्शन करवाना, तो खुद की साइज ही इतनी बड़ी है कि इलेक्ट्रॉन को बहुत मुश्किल से अफेक्शन करा पाएगा, और यहाँ पे छोटी साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का अफेक्शन बहुत इजी रहता, क्योंकि खुद के इलेक्ट्रॉन भी टाइटली क्लोज रहते हैं, तो फिर बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल नहीं होता, इजीली वो अट्रैक्ट, खुद के इलेक्ट्रॉन जब टाइट रहेंगे तो बाहर से इलेक्ट्रॉन को लेना इजी रहता है, तो इसीलिए छोटी साइज में अफेक्शन ज्यादा रहेगा। जैसे अपन इन जनरल भी देखें, छोटे बच्चे को हर कोई गोद में उठा लेता तो उसका अफेक्शन ज्यादा रहता है छोटी साइज का, तो यहाँ पे वो सेम एप्लीकेबिलिटी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अब अगर रिलेशन अपन देखें तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीजेज, जिसको अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कह सकते हैं। तो इस साइड में हमेशा आपकी लार्जर रहेगी इन जनरल, एक्सेप्शन अलग होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर अपन ग्रुप में ट्रेंड देखें स्टूडेंट, तो ग्रुप 2 का जैसे एग्जांपल ले लिया अपन ने, तो ग्रुप 2 में क्या होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बप्पा राजी, है ना, ऐसे बोलते हैं बप्पा राजी। ठीक है, तो यहां से पीरियड 2 से शुरू हुआ है, तो पीरियड 2 का मतलब नंबर ऑफ सेल 2 होगी, और जितना आपका पीरियड नंबर होगा उतनी ही नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती जाएगी। अपन सिर्फ आउटर मोस्ट सेल ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसका कंक्लूजन ये आया कि एज वी प्रोसीड फ्रॉम टॉप टू डाउन द नंबर ऑफ सेल आपकी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल हो जाएगा, कि खुद के इलेक्ट्रॉन भी इतने लूज होंगे कि यहाँ पे अदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना काफी मुश्किल है, जबकि स्मॉल साइज के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजी रहता है। तो ये तो जनरल ट्रेंड हुआ स्टूडेंट्स। अब हम इसमें बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग की, तो यहीं पे अपन लिख देते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन फैक्टर अफेक्टिंग में स्टूडेंट्स, इसमें अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, एक ही फैक्टर इसमें यूज होगा जिसका हाफ फील्ड, इसको बोलेंगे हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी। तो इसको हुंड्स रूल के बेसिस पे अपन स्टूडेंट फिर से वही चीज, स्टेबिलिटी किसकी होगी, फुल फील्ड ऑर्बिटल्स की, उससे कम हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की, उससे कम इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स की होगी। एग्जांपल आपने देखी थी स्टूडेंट्स, P6, D10, F14, और हाफ करेंगे तो P3, D कितना 5 और F आपका 7 हो जाएगा। इसके अलावा जैसे P1, P2, P4, P5 ये सारे इसमें आएंगे। अब एफिनिटी के केस में ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जैसे कोई फुल फील्ड होता है तो फुल फील्ड को और कुछ लेने की जरूरत ही नहीं गेन करने की, इसीलिए फुल फील्ड वालों की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है यानी कि एफिनिटी है वो 0 रहती, यानी कि इनके लिए कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता इलेक्ट्रॉन का। और जो हाफ फील्ड होते हैं स्टूडेंट्स उसके लिए 0 से थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, इसीलिए क्योंकि ये भी लगभग स्टेबिलिटी है इनके पास भी हाफ फील्ड वाली, तो अफेक्शन रखते तो हैं लेकिन फुल फील्ड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम, तो ये थोड़ा अफेक्शन रखते हैं तो इनकी एफिनिटी नॉट 0 थोड़ी सी ज्यादा होगी। और इनकम्प्लीट में सबसे ज्यादा अफेक्शन होता है, इसीलिए आपका इलेक्ट्रॉन
गेन एंथैल्पी में हमेशा जो सीक्वेंस आएगा बच्चों वो ये आएगा, इनकम्प्लीट ऑर्बिटल का हमेशा ज्यादा होता है, फिर हाफ फील्ड का, और जीरो हो जाती है फुल फील्ड में। अब इस फैक्टर को अप्लाई कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर की तरफ एग्जांपल लिखा हुआ, नानू मांगे आलसी पापा से कलर और आर्ट, तो मैग्नीशियम का देखिए स्टूडेंट्स लास्ट कॉन्फ़िगरेशन आप दिमाग में लाइए, क्या हो सकता है लास्ट का ऑर्बिटल, तो मैग्नीशियम का सबसे लास्ट ऑर्बिटल आपका आएगा 3s2, तो ये देखिए फुलफिल्ड हो गया, s की फुलफिल्ड हो गई यहाँ पे, तो s की कैप भले ही वो डिजेनरेट नहीं है लेकिन फुलफिल्ड है। इसी तरह से फास्फोरस और सल्फर में देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फास्फोरस का कितना आएगा 3p3, ये आपका हाफ फिल्ड आ गया, तो हाफ फील्ड, और उसके बाद लास्ट कौन सा आर्गन, तो आर्गन का आएगा 3p6, ये आपका स्टूडेंट्स फुल फील्ड ऑर्बिटल आ गया। अब इस फैक्टर से कंपेयर करिए आप इस वाले फैक्टर से, तो इसकी कितनी हो गई फुल फील्ड वालों, ईए की 0 हो गई, ठीक है, ईजी यहाँ पे 0 आ गया क्योंकि एस फुल फील्ड है, भले डिजेनरेट नहीं है, और यहाँ पे भी कैसा आ गया ईजी 0 क्योंकि ये फुल फील्ड है, तो इन दो की 0 हो जाएगी, और ये जो फास्फोरस स्टूडेंट्स ये 0 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, यहां अपन को जब कोई ऑर्डर लिखना होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, तो स्टूडेंट्स ये आयोनाइजेशन की तरह नहीं होगा, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस लिखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आयोनाइजेशन में तो आपने देखा था स्टूडेंट्स सिर्फ कुछ कोई आगे पीछे करना पड़ रहा था, लेकिन यहां अगर अपन को इंक्रीजिंग ऑर्डर्स के लिए कहा जाएगा तो उस केस में आपको काफी सारा चेंजेस दिखाना पड़ेगा, जैसा कि अपन ने इस पीरियड के अंदर डिस्कस किया। आइए अपन अब प्रैक्टिस करें इसकी, तो प्रैक्टिस में देखिए कैसे करें, तो स्टूडेंट आप कह दे कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताइए या ईए बताइए, तो इस केस में स्टूडेंट सबसे कम वाले को पहले लिखिए और सबसे ज्यादा वाले को बाद में लिखिए, ठीक है। तो पहले तो जनरल साइज के बेसिस पे चल सकते, तो सबसे कम किसकी होगी लार्जर साइज वाले की, लेकिन उससे पहले उन सबको पहले लिखना पड़ेगा जिनकी 0 है, तो ध्यान से देखिए मैं टिक कर रहा हूं, ये 0 वाले लोग हैं, कौन कौन, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, तो सबसे लेस वाला लिखना है, तो मैग्नीशियम और ये आपकी जो आर्गन है इनकी तो 0 ही है, तो ये दोनों 0 वाले हो गए। उसके बाद 0 से थोड़ी सी ज्यादा किसकी होती है, हाफ फील्ड वालों की, तो देखो इतना फास्फोरस को बहुत पीछे लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल जो रूल्स होंगे वो साइज वाला रूल लग जाएगा, ठीक है, नानू, और उसके बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद सल्फर, और सल्फर के बाद में आपका क्लोरीन, ये आपका स्टूडेंट्स परफेक्ट ऑर्डर आ गया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। ये सेम चीज स्टूडेंट्स आप पीरियड नंबर 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते, क्या होते हैं पीरियड 2, लाली बिटिया बड़ी सयानी नटखट और फने, बेरिलियम का वही 2s2 आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 मार्क कर दीजिए, ठीक है। नियॉन का कितना आ जाएगा 2p6, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 मार्क कर दीजिए, ये दोनों, और नाइट्रोजन कितना होगा 2p3, 0 से थोड़ी सी ज्यादा होगी एफिनिटी, तो ये सेम रूल हो जाएगा स्टूडेंट्स, बेरिलियम और नियॉन को तो यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, फिर आपकी नाइट्रोजन आ जाएगी, और बाकी रिमेन्स एलिमेंट को आप इसी सीक्वेंस में ऑर्डर कर दीजिए। और जब भी एग्जाम में स्टूडेंट्स उल्टा पूछा जाता है कि आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए, तो डिक्रीजिंग का मतलब मोर को पहले लिखना है जिनकी ईजी ज्यादा हो, और लेस को बाद में लिखना है, इसीलिए जो सीक्वेंस है ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसीलिए आप दोनों टाइप से इसको याद रख सकते हैं। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक ऐसा ट्रेंड है जिसके ग्रुप में भी एक्सेप्शन है। अभी तक आपने देखा होगा जितने भी अपन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़े, तो उसमें हमने पीरियड के अंदर एक्सेप्शन ज्यादा देखी, लेकिन इसका बहुत विशेष ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ग्रुप में भी एक्सेप्शन है। जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं स्टूडेंट्स में, ग्रुप 17 याद करिए पीरियोडिक टेबल से, ग्रुप 17 कौन सा था, तो ग्रुप 17 एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या था ग्रुप 17, फिरिकल बाहर आएगी आत्मा, आत्मा रेडियो एक्टिव है तो उसको छोड़ देता, अपन आयोडीन तक का डिस्कस करते हैं।
और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इसके अंदर जैसे ही अपन एटॉमिक साइज का रेस्पेक्ट देखें सबसे पहले तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ड्यू टू नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस आपका एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना चाहिए था, इन जनरल अगर अपन देखें तो एटॉमिक साइज का रेसिप्रोकल होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या ईजीईवी, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था, फ्लोरीन का, और उसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन देन, यानी कि हमारा जो ऑर्डर आना चाहिए था स्टूडेंट्स फ्लोरीन देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन, लेकिन स्टूडेंट्स ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा ये जो फर्स्ट टू एलिमेंट्स है इसमें आपको चेंजेस करना बहुत जरूरी है, यानी कि क्लोरीन इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फर्स्ट टू चेंज करना मत भूलिएगा, नहीं तो ऑप्शन गलत हो जाएगा कंपटीशन में। अब आप रीजन देखिए क्यों हुआ ऐसा। तो स्टूडेंट्स फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा हो जाता है, जिससे क्योंकि ये पीरियड 2 से बिलोंग करता है और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसका लास्ट ऑर्बिटल जो आप देखेंगे तो 2p5 आएगा स्टूडेंट्स, जबकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और इसका लास्ट ऑर्बिटल कौन सा आएगा आपका 3p5 आएगा। तो इस केस में स्टूडेंट्स फ्लोरीन जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को हद से ज्यादा यानी कि बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता न्यूक्लियस की तरफ, क्योंकि स्मॉल साइज है, आउटर मोस्ट शो कर रहा हूं मैं, तो आउटर मोस्ट में, तो इसमें अपन ऐसे बोलेंगे इन केस ऑफ फ्लोरीन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे अपने पास में मान लो ये ब्लू न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन क्या करता है स्टूडेंट्स 2p5 के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारी टाइटली क्लोज कर देता है, जिससे वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में आ जाते हैं और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत हायर हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम होते ही उनके बीच में सडन रिपल्सन क्रिएट हो जाता है, और ये सडन रिपल्सन जो क्रिएट होता है वो अट्रैक्शन फोर्स को कम कर देता है। तो इसीलिए इसमें ऐसे लिखेंगे लैंग्वेज के अंदर कि द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, hence repulsion in between electrons increases, so electron gain enthalpy decreases। तो ये 2p5 के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में आ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप कम हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपस में रिपेल करेंगे, तो रिपल्सन फोर्स बढ़ जाएगा। और अपन जानते हैं अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स एक सिक्के के दो पहलू, अगर एक चीज आपकी मैंने कहा रिपल्सन फोर्स बढ़ गया तो ऑफ कोर्स वहां पे अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो गया है, और ऐसा हुआ इसका मतलब ईजी तो इस पे बेस्ड होती है, तो इसीलिए ईजी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये कई बार कंपटीशन में जब क्वेश्चंस आता है तो उस केस में कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं जैसे पीरियड 2 और पीरियड 3, क्योंकि ये पीरियड 2 से बिलोंग करती है और क्लोरीन आपकी पीरियड 3 से बिलोंग करती है, तो अगर ये एक्सेप्शन इसका मतलब पीरियड 3 वालों की गेन एंथैल्पी ज्यादा हुई, तो कई बार कॉमन स्टेटमेंट में ये एग्जांपल नहीं दे के अगर ऐसे लिख दे तो भी आपका ध्यान रखना है कि इसके अंदर पीरियड 3 का कोई भी मेंबर होगा, जैसे आपको फास्फोरस सल्फर में भी पूछ ले तो अब हमेशा के लिए ट्रेंड बन जाएगा कि 3 वालों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है 2 वालों से, तो सेम कंसेप्ट इस पे अप्लाई होगा। अब अपना अगला टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एक ट्रेंड और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ओके, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज वन काइंड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, ये किसी तरह की एनर्जी नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होइएगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो एनर्जी थी, चाहे वो रिलीज है या रिक्वायर्ड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एनर्जी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ये सिर्फ एंड सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स है। अब देखते हैं डेफिनेशन कैसे बनाएंगे इसकी। जैसे स्टूडेंट्स अपन एक एग्जांपल लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है, तो यहां पे आपका ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पूरा एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर आपकी हाइड्रोजन एटम है और क्लोरीन एटम है, और इनके बीच में आपका ये जो है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड, स्पेशली नेगेटिविटी कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए होती है, और कोवेलेंट बॉन्ड में भी सिर्फ आपका कौन सा
शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगा, जबकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी और गेन एंथैल्पी में सिंगल इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट था और ये शेयर्ड पेयर कंसेप्ट है वो एटम पे अप्लाई होता है। ये मॉलिक्यूल्स पे जो कोवेलेंट बॉन्ड का शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्प्लेसमेंट किस साइड में होगा उस अट्रैक्शन फोर्स को इंडिकेट करती है। तो अब देखिए मैं डेफिनेशन बनाऊं, देखिए ध्यान सुनिए ध्यान से। तो इसे बोलेंगे It's electronegativity is a one kind of attraction force, which is applied on shared pair electron by different atom of a molecule. एक ही मॉलिक्यूल के दो डिफरेंट एटम जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों एटम कोशिश करते हैं इस पेयर को अपनी तरफ खींचने की, लेकिन जो छोटी साइज होगा जैसे क्लोरीन तो उसका इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस होगा वो उसको ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। तो फाइनली आपके पास में इलेक्ट्रॉन थोड़े से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा लेकिन हल्के से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि छोटी साइज की वजह से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारा अब पोलर मॉलिक्यूल डिक्लेयर हो गया बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस इन बिटवीन मॉलिक्यूल। तो डेफिनेशन एक बार अपन रिकैप कर दें। It's a one kind of electronegativity is one kind of attraction force which is applied on shared pair electron by different atom of a molecule. एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग एटम के ऊपर इसको अपन अप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट्स अगर इसका अपन जनरल ट्रेंड देखें पीरियड्स के अंदर तो ये अट्रैक्शन फोर्स है, ऑफ कोर्स साइज का रेसिप्रोकल होगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, कि जितनी साइज स्मॉल होगी उतना अप्लाइड अट्रैक्शन फोर्स आपका ज्यादा होगा। जैसे पीरियड 2 का एग्जांपल ले लिया तो क्या होता है पीरियड 2, लाली बिटिया बड़ी सयानी नटखट और फनी। नोबल गैस को नहीं चाहिए अट्रैक्शन तो ये ले लीजिए यहां तक। तो इसमें जनरल ट्रेंड में एटॉमिक साइज आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो इस साइड में आपका साइज स्मॉल होता जाएगा। तो अपन कह सकते हैं एज वी प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेस। इसी तरह से अगर अपन ग्रुप का ट्रेंड देखेंगे स्टूडेंट्स जैसे ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 क्या हो गया, बेटा मांगे कार स्कूटर बप्पा राजे। तो इसके अंदर साइज स्लोली आउटर मोस्ट सेल ड्रॉ कर रहे हैं अपन, तो ये आपकी इंक्रीज होती जाएगी, है ना। तो एज वी प्रोसीड फ्रॉम टॉप टू डाउन एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट्स जनरल ट्रेंड ऑफ पीरियड एंड ग्रुप्स आ गए।